अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। आप इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी डिजीज़ होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलजा, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से, जो आपको डिटेल से हर डिजीज़ के बारे में बताते हैं। और इसके साथ साथ एक न्यूज़ का ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगी। कल ISPR की तरफ से ये सट न्यूज़ रिलीज़ की गई कि पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्ज़ा को शहीद कर दिया गया। ज़ियारत जाते हुए उन्हें फैमिली के साथ थे किडनैप किया गया। उसके बाद उन्होंने जाम शहादत नोश किया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करे और हमारे वतन पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर निगाह को नेस्त नाबूद कर दे। और अल्लाह ताला का फरमान है शहीद के बारे में कि शहीद जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा ना को। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने वतन की सरहद का पहरा देना, यानी कि एक दिन और एक रात का पहरा देना, एक माह के रोज़ों और रात की इबादत से ज़्यादा अफसल है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, हमारी पाक फ़ौज को, उनके लोगों को, उनके शोहदा को और उनकी फैमिलीज़ को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए, ताकि अल्लाह ताला हमारा वतन, प्यारा वतन हमेशा सलामत रहे। आइए अपने प्रोग्राम की बाकायदा इब्तिदा करते हैं कि इस प्रोग्राम में मैं आपके लिए मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में बात करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पहले मैं उनका आपको तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नथुमल, न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डॉ यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज। उनको कहते हैं खुश आमदेद। खुश आमदेद डॉक्टर साहब, क्या हाल थैंक यू चाल वेरी है? मच। शुक्र। मेरे जो अगले गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ है अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से। वो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इसके साथ साथ मेंबर मैनेजिंग कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान यंग मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फरहान अशरफी साहब। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, क्या हाल है? जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बात करें कि जब किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप, उसके घर वाले, बहन भाई सब बहुत खुश होते हैं। और अल्लाह ना करे अगर वो बच्चा किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो स्पेशली माँ बाप बहुत परेशान होते हैं और माँ बहुत तकलीफ़ में होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे अपने बच्चे को किस डॉक्टर को दिखाना है। तो छोटे एक दिन के पैदाइशी बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चों तक को चाइल्ड स्पेशलिस्ट देखता है, जिसको अमूमन पीडियाट्रिशियन कहते हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर नथुमल की तरफ से। पहले जो एक सवाल जो मैं अमूमन हर डॉक्टर से करती हूँ वो डॉक्टर नथुमल से ज़रूर पूछूंगी। डॉक्टर साहब, जब आपने MBBS कंप्लीट किया तो आपने क्यों सोचा कि आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना है? हाँ, इसकी ऐसा है कि 2002 में हमने MBBS किया। तो वक्त के तकाजा मिलेनियम के बाद चेंज हो चुके थे। वक्त के साथ रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो उस वक्त वो दौर ऑफ स्पेशलाइजेशन आ चुका था। और दूसरी बात यह कि हमारा बिलोंग बेसिकली डिस्ट्रिक्ट थरपारकर से था। तो अच्छा। थरपारकर से हम शुरू से ही ये बच्चों के मुतल्लिक आपने मीडिया में देखा होगा, ये वो काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे हैं, स्टिल हैं, जो रिजॉल्विंग फेज़ में है मगर स्टिल भी है। तो उन चीज़ों को सबको देखते हुए एक दिल में ख्याल आया कि मे भी हम कुछ उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तो उस और वैसे भी पॉपुलेशन हमारे पास बच्चों की आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एज ए होल दुनिया में भी देखा जाए तो अंडर 5 ईयर्स मोर्टलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ वजूहत थी जिनके बुनियाद पर हमने मकसद आई हैव डिसाइडेड कि इसको मुझे ये आपको फील्ड चाइल्ड चूज़ करनी स्पेशलिस्ट बनना चाहिए। है। ठीक है, डिजीज़ के बारे में तो बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी फरहान अशरफी साहब की तरफ। और उनसे तो पहले ये जानते हैं कि चूँकि अल-मुस्तफ़ा एक ऐसा इदारा है जो बहुत सारे शोबों में खदमात सर अंजाम दे रहा है, तो ये बच्चों की सेहत के हवाले से क्या किरदार अदा कर रहा है, ये जानते हैं हम फरहान अशरफी से। जी फरहान साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया। जी जी। और मैं यहाँ अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से आपको थोड़ा सा तारुफ पेश करूँ कि बच्चों की बीमारी और बच्चों की सेहतियाबी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी 1983 से काम कर रहा है। अच्छा। हमारा ये इदारा हमारे चेयरमैन हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब और हमारे सीनियर्स ने मिल के 1983 में कायम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास कोई 40 के करीब हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स फॉर द दिस हेल्थ, मतलब कि आप समझ लें कि हेल्थ के शोबे में काम कर रहे हैं। तो बच्चों के हवाले से जहाँ तक आप बात कर रही हैं तो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, ये मैं चाहूँगा कि ये पैगाम मेरा लोगों तक पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस जो हम कारकर्दगी दिखा रहे हैं या कर रहे हैं कोशिशें, उसमें लोग हमारा हिस्सा भी बने और लोगों तक पहुँचें कि आपके करीब कोई बच्चे, अगर खुदा न खास्ता कोई यतीम बच्चे हैं
तो हमारा एक इदारा अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के तहत माई होम के नाम से कराची में भी कायम है, तो आप उनको वहाँ भी एडमिट करा सकते हैं, जिनका रहना, खाना पीना, तालीम, अगर वो हिफ्ज़ करना चाहता है तो हिफ्ज़ की तालीम, एवरीथिंग उनको ये सहूलत दी जाती है। साथ ही साथ मेडिकल के हवाले से अगर आप देख लें तो मेडिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसमें 200 के करीब बच्चे थैलीसीमिया के रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो गया या उनका आना जाना हो गया या उनका उस दिन आके खाना पीना रहना जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है आप ही लोगों के ताउन से। साथ ही साथ हमारे यहाँ क्लेफ्ट एंड पैलेट आपको पता है कि बहुत महंगा इलाज है और पाकिस्तान में उसके बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी माशाल्लाह डॉक्टर अशरफ गनातरा एक मशहूर और मारूफ सर्जन है, उनके और एक हमारी इंटरनेशनल NGO के ताउन से अल मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से इस शोबे में भी खिदमत अंजाम दे रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनके क्लेफ्ट और पैलेट के जो पेशेंट होते हैं उनका इलाज किया जाता है। अच्छा, ये जो आपने सर्जरीज का बताया क्लेफ्ट एंड पैलेट सर्जरीज की काफ़ी साल से आप लोग कर रहे हैं, तो कितने तकरीबन सर्जरीज कर? देखिए हम लोगों का टारगेट नहीं है, हमें तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंपिंग के ज़रिए बच्चे मिलते हैं, हमारे यहाँ ना नहीं है इस टॉपिक पे, बल्कि किसी भी शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह ना नहीं है। फिर भी एक अप्रॉक्स आइडिया कर लें तो 1200, 1500, 1000 के करीब माहाना हमारे यहाँ ये बच्चे ट्रीट किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपसे तो आपकी जो फैसिलिटीज़ आप लोग मुहैया करते हैं लोगों को जानते रहेंगे। अब चलते हैं डॉक्टर नथुमल की तरफ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, जब कोई बच्चा पैदा हो गया फर्स्ट डे जो उसको फ़ौरन वैक्सीनेशन करवाई जाती है, तो वो कौन सी होती है और कौन सी ऐसे केसेस या बीमारियाँ अचानक बच्चे पे हमलावर होती हैं जो उसे NICU में रखने की जरूरत पड़ती है? ठीक, पहले बात आपने वैक्सीनेशन का पूछा, तो पैदाइशी टीका जिसको कहते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक टीका होता है BCG का जो TB के बचाव के लिए होता है, एक दफ़ा ही लगना होता है और राइट हैंड पे लगाया जाता है। दूसरा पोलियो के कतरे पिलाया जाता है, ये फर्स्ट डे पैदाइशी एज सुन पॉसिबल जैसे पैदा हुआ उसके बाद देना है। दूसरी बात आपने क्वेश्चन किया कि नर्सरी में कौन से बच्चों को रखते हैं, वो बच्चे जिनमें 6, 7, 8 प्रॉब्लम, जैसे एक बच्चा है जिसका वज़न बहुत कम है, 1.5 किलो से कम है, या वो बच्चा जो सांस की तकलीफ के साथ पैदा हुआ है या डूबा हुआ पैदा हुआ। डूबे होने के मकसद है जैसे बच्चा पैदा हुआ और उसने रोया नहीं, उसको रिससिटेट किया गया, उसको मकसद है उसके बाद वो बच्चा या सांस के साथ तेज़ी से ले रहा है उसमें, या उसके साथ कोई और मैटरनल इलनेस है, जी हाँ, इनहेलर लिया, पानी गंदा पानी पी लिया जिसको कहते हैं मेकोनिम एस्पायरेशन, वो कर लिया जिसकी वजह से सांस फूल रहा है, बच्चे की एक्टिविटी नहीं है, शुगर कम हो रही है, या जो कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जिनका असर उनकी बीमारी का बच्चों पे होता है, जिनको भी आप जैसे डायबिटिक वाली मदर है, जब माँ को शुगर है तो उसमें भी बच्चे का शुगर कम होने के अंदेशे रहते हैं, तो उसको भी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे भी रख जाते हैं और बाकी लोगों को एडमिट करना पड़ता है जब तक उसको स्टेबलाइज हो। ठीक है नाज़रीन, हम बात करते हैं इस थैलेसीमिया के मर्ज़ पे। जैसे मिस्टर फरहान अशरफी ने हमें ये बताया कि थैलेसीमिया के अल मुस्तफ़ा में तकरीबन 200 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बच्चों के जिस्म में लिवर उसका खुद नहीं बनाता और बच्चों को तो उनकी कंडीशन के हिसाब से ब्लड चढ़ाया जाता है। किसी को हफ्ते में 1 बार, किसी को 15 दिन में 2 बार और किसी बच्चे को महीने में 2 से 3 बार ब्लड चढ़ाया जाता है। और एक बड़े अफसोस की बात यह कि इन बच्चों की उम्र एक कैलकुलेटेड और एज होती है, यानी कि ये 15 से 20 साल से ज़्यादा नहीं जीते, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप की मोहब्बत है कि वो अपने बच्चों को सेहतयाबी से हमकिनार करने के लिए मुसलसल ब्लड चढ़वाते रहते हैं। तो इस बारे में फरहान अशरफी से जानते हैं कि थैलेसीमिया यूनिट में जिस तरह आपने बताया कि 200 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, अब 200 बच्चों को किस तरह मैनेज किया जाता है, क्योंकि बाज़-औक़ात मैंने देखा है कि इनमें इन्फेक्शंस भी होते हैं, मेडिसिन डिफरेंट चाहिए होती हैं, इंजेक्शंस चाहिए होते हैं, तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए इसका तरीका, जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना तो इसके बाद सब बच्चों का एक स्केड्यूल बन जाता है। अच्छा। किसी को वीकली बेस पे होता है, किसी का दिन सेट हो जाता है, तो एक यूनिट काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ डेली बेसिस पे ये काम ट्रांसफ्यूजन का चल रहा होता है। अब किसी 10-12 बच्चों को आपने एक दिन बुला लिया, फिर उसके बाद दूसरे दिन बुला लिया, इसमें अगर किसी को कोई बीमारी हो गई, डायरिया हो गया या जस्ट सपोज कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पीड्स वार्ड्स है, उसमें उसको एडमिट करा के उसका इलाज मुआवजा करके फिर उसको अगला टाइम दे दिया जाता है। बाकी इनके साथ बच्चों के साथ आना जाना, वहाँ का उस दिन का फूड हो गया, उस पर रिहाइश हो गई, यानी रिहाइश मीन्स के एडमिशन हो गया, साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से साल में 2 पिकनिक्स भी होती हैं। अच्छा, जिसमें इन बच्चों को ले जाया जाता है और इनको भी ना लगे ना कि हम किसी बीमारी में मुब्तला हैं, क्योंकि वैसे ही आपने सच कहा कि इनकी एज का
उनको भी पता होता है, हमें भी पता है। जी जी 18 साल, 20 साल, 22 साल, इससे ज़्यादा इनकी एज होती नहीं है। तो हम अपनी ज़िंदगी में जितना कर सकें वो कर लेना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने पीट्स वार्ड्स की बात की, तो कितने बेड का जो आपके पास वार्ड है, जो हमारे बच्चे पास डेली आप इनको वो जी करवाते हमारे हैं? पास पीड्स वार्ड्स तकरीबन 14 टू 18 बेड्स का है। जिस अच्छा जो आप अगर बल्कि 90% हमारे पास आते ही पुअर पेशेंट्स हैं अच्छा और उनका इलाज मुआवजा वो एक फॉर्म भरते हैं, उनसे कोई ज़्यादा सवालात नहीं होते। और जब वो एडमिट हो जाते हैं तो ना डॉक्टर को पता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है, ना किसी और को पता चलता है, क्योंकि अच्छा वहाँ कोई स्टैम्प नहीं लगी हुई कि ये फ्री जी ऑफ जी कॉस्ट वाला जी है या जी गरीब है कि अमीर है। वहाँ सबका इलाज मुआवजा एक जैसा होता है, यकसा होता है। ठीक ठीक बेहतरीन। नाज़रीन, ने बात किया कि थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बच्चे को खून चढ़ाया जाता है, और मेरे बहुत सारे नाज़रीन को शायद ये नहीं मालूम होगा कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, और उनका उनकी कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। किसी को रोज़ बुलाया, मतलब जो रोज़ आ रहे होते हैं तो वो अगले वीक आते हैं, फिर उसके बाद 15 दिन बाद आते हैं, तो इसी तरह उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको विजिट का बोला जाता है। और इन्होंने ये भी बताया कि इसमें कितने बेड हैं, तो मेरे ख्याल से 20 कुछ आपने तस्करा किया। तो इस हवाले से ये कि रोज़ाना बच्चों को देखना, उसके बाद उनके खाने पीने का ख्याल करना, ये सब बड़ी खिदमत की बातें हैं। अब चलते हैं डॉक्टर नथुमल की तरफ से और उनसे ये जानते हैं, डॉक्टर साहब, जो आपने बताया है NICU के बच्चों का, अमूमन जो बच्चों को ये कंप्लेंट्स होती है तो कितने दिनों में बच्चे ये ट्रीट होके सेट होके अपने घर चले जाते हैं? अमूमन माएँ बड़ी परेशान हो रही होती हैं, पता नहीं बच्चे का साथ क्या होगा इस हाँ जी, हवाले से। इस डिपेंड करता है कंडीशन पे, सीवियरिटी पे, कितनी अच्छा शिद्दत के साथ है, क्या प्रॉब्लम के साथ है। अब कुछ नर्सरी में वो बच्चे होते हैं जो 1 किलो से कम के होते अच्छा, हैं। ये जो आपने 1 किलो 2 किलो, ये मुझे पॉन्ड्स में बताएं कि कितने हाँ, पॉन्ड का बेबी होता है जो हेल्दी बेबी कहलाता है? हेल्दी बेबी उसको कहते हैं जो अगर अभी अभी ब्रिटेन के बाद किलोग्राम्स में आ गए, पर अभी भी आपकी बात सही है कि आम पब्लिक पाउंड्स पे ज़्यादा जी, जाती है। पॉन्ड्स से ज़्यादा तो इतनी जाती है आम जो नहीं। नॉर्मल वेट उसको कहते हैं जो 6 पाउंड से ज़्यादा 6 हो, पाउंड से या ज़्यादा। ऐसे कह लें कि 2.5 केजी से ज़्यादा बच्चा अच्छा है, इट्स ओके। अच्छा अच्छा 2.5 से 1.5, 1.5 का मकसद है तकरीबन 3 साढ़े 3 पाउंड तक, वो भी ठीक है। अब उसके नीचे 1.5 से नीचे है, जो 3 पाउंड से नीचे है, उसको लो बर्थ वेट कहते हैं। स्पेशली हमारे पास तो नर्सरीज में 1 केजी से भी कम वाले बच्चे आते हैं, वो भी सर्वाइव कर जाते हैं गुड नर्सिंग केयर के तहत। तो उसमें यह है कि वो उनमें से थोड़ा सा लंबा चलते हैं, 2 4 5 8 दिन लग जाते हैं, पर इन्फेक्शन की लेवल तक जो चीज़ें चलती हैं वो 2 से 3 दिन में, एवरेज 3 4 दिन, 2 से 48 आवर्स टू 56 आवर्स तक वो सेटल हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अमूमन ये होता है कि बच्चे जो है पैदा हुए, माँ ने जब फीड कराया वो फ़ौरन ज़्यादातर वॉमिट करते हैं, इस बात से माँ बड़ी परेशान होती है, तो ये थोड़ा सा बताएं कि क्या सिलसिला होता एक्चुअली समटाइम्स जो होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, बुनियादी तौर मौसम के हिसाब से, जैसे आजकल बारिश का मौसम चल रहा है या सर्दी का मौसम चल रहा है, या कब केमिकल्स वगैरह, नाक थोड़ा बंद हो जाता है बच्चे का है? अमूमन। अच्छा तो अच्छा नाक बंद होने की वजह से बच्चा जब भी दूध पीता है, नाक बंद, माँ दूध पिला रही तो मुंह बंद, तो सांस कहाँ से ले? जी जी तो सही बात। उसमें फिर दो बातें होती हैं, या बच्चा दो दूध दूध पिएगा, सांस घुटेगा, छोड़ देगा, हाँ हाँ ज़बरदस्ती पिलाओगे तो निकाल देगा। अच्छा 2 से 4 दफ़ा वॉमिट करना इज़ ए नॉर्मल। उससे ज़्यादा करता है तो उसमें अक्सर 90% में सिर्फ नॉर्मल सिलाइन के कतरे हम डाल देते हैं, जो कि पानी होता है जो नाक को साफ करता है, वो दवाई नहीं है। वो डाल के अगर पिलाएंगे, नाक खोल के पिलाएंगे, तो ये कंप्लेन आपकी 75% कंप्लेन ये आपको प्रॉब्लम्स नहीं अच्छा, ताकि करेंगे। अब वैसे अमूमन होते हैं ना, माँ ने जैसे फीड कराया तो वो कहती है इसका पेट दब गया तो उसने वॉमिट कर दी, जैसे जी, जी। छोटे बहन भाई हाँ, चाहते हैं लेना, हमारे उस पास हवाले से। काफ़ी चीज़ें जो है, हमारे पास सोसाइटी मिथ्स हैं, जो अच्छा सोसाइटी में जो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग दादी नानी वगैरह, जो उनके जहन से चली आ रही है ना, तो वही बात है कि जैसे आप लोग ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, कि दिस इज वेरी गुड नाइस, क्यों कम से कम उनको अवेयरनेस तो आती है इसके बिहाफ पे, कि ये कौन सी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो मेडिकली सही है, कौन सी चीज़ें मेडिकली सही नहीं है। ठीक तो ये ठीक प्रोग्राम्स इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़े वक्त में आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दें, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर फरहान अशरफी और डॉक्टर नथुमल। आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और आज आप जान रहे हैं बड़ा अहम टॉपिक बच्चों की बीमारियों के हवाले से, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, ऊपर से ये आजकल जो बकरीद का सीज़न गुजरा है, यानी कि जो बीमारियां फैल रही हैं बहुत सारी गंदगी की वजह से भी होती हैं और हमारे गलत खाने पीने की वजह से भी हो जाती हैं। तो पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर एक होता है, वो पहले दिन के पैदाइशी बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चों तक का इलाज करता है। तो इस बारे में तो हम जान रहे थे डॉक्टर नथुमल से। अब चलते हैं फरहान अशरफी साहब की तरफ, और चूँकि उनसे जिक्र हुआ था कि NICU का, अब NICU में कितने इनक्यूबेटर हैं आपके पास, कितने वेंटिलेटर हैं, और किन किन कंडीशंस में आपको मज़ीद अभी ज़रूरत है, इस हवाले से बताइए। देखिए, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारे कराची में सरकारी तौर पे एक हॉस्पिटल काम कर रहा है, ठीक। लेकिन माजरत के साथ कि वहाँ से
जो हालात हैं वहाँ पे कि एक इंक्यूबेटर पे 3-3 पेशेंट मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। अच्छा। अब इसके बाद होता क्या है कि वहाँ से पेशेंट्स रेफरल होते हैं। अच्छा। अब इतना सा बच्चा किसी का कोई बीमार होता है और इस पोजीशन पे पहुँच जाता है, तो हम्म। वो गरीब माँ बाप उसके पैसे नहीं सोचते, वो कहीं भी लेके चले जाते हैं। उसमें माफिया मुलविस होता है, एम्बुलेंस ड्राइवर से लेके उस स्टाफ से लेके उस क्लिनिक तक अच्छा। जहाँ पे उसने 4-6 इंक्यूबेटर्स लगाए हुए हैं, और ये हम्म। हर इलाके में पाए जाते हैं। अच्छा। आप कहीं भी चेक कर लें, चली जाएं, 10-12 हज़ार रुपये जैसा गरीब जैसा आदमी देखा उसको काट देना है। ये इंक्यूबेटर्स की ये बात कर रहा एहतियात हूँ। करनी चाहिए, सही वेंटिलेटर्स बात जो है उसकी चार्जेस अलग हैं। सही इन बात। हालात को देखते हुए और इस तरह से जब शिकायतें और मामलात को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास तकरीबन 13 के करीब इंक्यूबेटर्स हैं अच्छा और माशाल्लाह। 3 के करीब वेंटिलेटर्स हैं। अच्छा। और इसमें मैं फिर कहूँगा कि मैं दावत देता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी गरीब पेशेंट का इस तरह का कोई दरपेश मसला हो, तो अल मुस्तफ़ा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेगी माशाल्लाह। और किसी किस्म का चार्जेस नहीं होगी। आप अपना बेहतरीन। बच्चा भेजें और अगर अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी होगी तो अपना बच्चा दोबारा ले जाए। बेहतरीन बेहतरीन। नाज़रीन, मिस्टर फरहान अशरफी ने जिस तरह बताया हमें कि बच्चों का जो ट्रीटमेंट किया जाता है आईसीयू में, या इंक्यूबेटर की ज़रूरत होती है बच्चों को, या वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, और कोई ऐसे लोग होते हैं जो अमूमन गरीब नादार लोग हैं, मजदूर तबका है, मासियों का तबका, या हमारे ड्राइवर हज़रात होते हैं, या बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश होते हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उनके लिए एक अवेयरनेस है कि अपने बच्चे को या किसी और को अगर आपने इधर रेफ़र करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आप चलते हैं डॉक्टर नथुमल की तरफ से। आप मुझे ये बताइए कि आजकल का जो बरसात का सीज़न है, बच्चे किस कंप्लेन के साथ आ रहे हैं आपके पास? इस वक्त दो प्रॉब्लम्स बड़े हो रहे हैं। एक तो वो बच्चे उल्टी मोशन के साथ, अच्छा। जो कि आपके पानी की वजह से, गोश्त की वजह से, खाने पीने की वजह से इस वक्त रिसेंटली बरसात के बाद या ईद के बाद जो चीज़ें आ रही हैं। दूसरा वो बच्चा, वो जो सांस वाले बच्चे, क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं जैसे कराची है जहाँ पे ऑलरेडी पोल्यूटेड एरिया है, हमारे हर बच्चे घर में एक बच्चा किसी न किसी का एलर्जी से मुब्तला है। तो बिल्कुल। उनको ये मौसम बड़ा उनके लिए एक पेट्रोल का काम करता है। हर नज़ला, खांसी, सीना जाम, उल्टी होना, मोशन होना, ये जो ग़िज़ाएँ हैं, ये दो अगर हम 50 पेशेंट देख रहे हैं तो उनमें से 30 पेशेंट जो है डायरिया अच्छा। और वोमिटिंग के साथ आ रहे हैं, 20 जो नज़ला, खांसी, गला ख़राब और सीना जाम के साथ आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको बच्चों को एहतियाती तदाबीर हम क्या अख्तियार करें जो डायरिया से, मोशन से बचाएं? खाने पीने में या पानी में क्या करना चाहिए? इसमें ये कि देखें, उल्टी मोशन का ताल्लुक सीधा सीधा पेट से है। अब अच्छा। पेट में जो आपका जितना साफ जाएगा उतना बच्चा बेहतर रहेगा। सही। पहली बात आती है ताप का पानी जो भी है, आपके इवन घर में बेशक जो भी पानी आता है वाटर सप्लाई का भी आता है, उसको भी उबाल के इस्तेमाल करो। वो अच्छा। सबसे बेहतर वो चीज़ है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, बच्चों को जंक फूड्स अच्छा। वो अवॉइड करें। नंबर 3, बाजार की चीज़ें जैसे चिप्स हैं, पापड़ी हैं, ये तो बिस्किट बच्चों की हैं, फेवरेट है, खाना फेवरेट देना है। दें, ये दे दें आप। एग्जैक्टली, इसी की वजह से जो भी चीज़ें हैं, क्वालिटी का आपको पता है, म्यार का, इसके अलावा भी ये चीज़ें बड़ी गड़बड़ करते हैं। तीसरा जो अहम पहलू है जिसको हम बहुत फोकस करते हैं, जो हमारे पास ये मीडिया के जैसे भी है कुछ दिखाते हैं कि जैसे डब्बे का दूध, जिस पे पेरेंट्स अट्रैक्ट होके कहीं पे ज़रूरत है, कहीं पे नहीं भी ज़रूरत है, यूजुअली ज़रूरत ही भी नहीं है, तो डब्बे के दूध पे जब भी कोई बच्चा फीडर के साथ है, वो फीडर वाला बच्चा हर महीने में एक दफ़ा प्रॉब्लम करेगा। फिर अच्छा। उल्टी में करे या मोशन में करे। समटाइम्स जो पेरेंट्स हमें कहते हैं, डॉक्टर साहब ये तो जब से पैदा हुआ फीडर से 3 महीने हो गए, अभी क्या से हो गया? तो भाई ये कोई फीडर कोई गोली बंदूक है नहीं कि लगे और बंदा गिर जाए। इसमें कलेक्शन ऑफ चीज़ें होती रहती हैं सही जो बात है। रिजल्टिंग डायरिया एंड वोमिटिंग करते हैं। एक एहतियात की बात पानी की हमने की, दूसरा बी का तो करती है, अवेलेबल है गवर्नमेंट की सब कहते हैं। हेपाटाइटिस ए का अवेलेबल नहीं है, चिकन पॉक्स अवेलेबल नहीं है, गर्दन तोड़ बुखार का अवेलेबल नहीं है, और उसके साथ साथ जैसे लड़कियों में HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की होती है, वो अवेलेबल नहीं है, और कुछ बूस्टर डोजेज लगने होते हैं जो गवर्नमेंट तो देती है। उसके बाद उस इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, जैसे वो 3 साल, 5 साल, 10 साल तक मेंटेन रहे, और प्रॉब्लम जैसे आपको कभी देखा होगा कोई चोट वोट लगती है तो बंदे आके ATS लगाते हैं, वो फिर आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ित होगी। तो कहने का मकसद है कि जो मेजर पार्ट गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट 70 to 75% अप्रॉक्सीमेटली कवर कर रही है, जो फ्री ऑफ कास्ट हर सेंटर पे अवेलेबल है। वो सेंटर्स में एक बात और भी आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ, तो देखें जो आपके पास जो लेडी हेल्थ वर्कर आपके घर में आके वैक्सीन लगाती है, वो सिविल हॉस्पिटल में लगती है, वो अल मुस्तफ़ा में लगती है, वो चाहे आप आगा खान में लगाओ, वही वैक्सीन सेम है। अच्छा। सिर्फ लोगों को ये कभी कभार थोड़ा सा होता है कि ये मुस्तफा में मिसाल का लग रहा है तो ये फ्री है, ये पता नहीं कैसी होगी, वो आगा खान वाली या
प्राइवेट के नाम, कोई भी प्राइवेट में, तो वो 500 ले रहे हैं, 1000 रुपये, बेसिकली वो 500-1000 रुपये आपसे सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। सही। वैक्सीन पैसे नहीं, वैक्सीन इज प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट वो अपने आपकी सर्विस चार्जेस आपसे ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी सर्विस चार्जेस आपको, मतलब इट्स आप डिपेंड ऑन यू, मगर फ्री ऑफ कॉस्ट इज अवेलेबल। चाहे आप मुस्तफा में लगाओ, चाहे सिविल में लगाओ, चाहे जो भी घर में आपको लगाने आते हैं उनसे लगाओ, पर बेशक जो कम से कम जो फ्री वाली है लाजमी लगाओ। लाजमी लगाओ। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर नथुमल ने ये बात बताई है कि वालिदैन को चाहिए कि वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाया करें बच्चों की, जितनी भी उनकी जो कोर्सेज होते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन कंप्लीट कराने से आपके बच्चे में इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाती है और वो बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली बच जाता है। अगर उस पर कोई बीमारी असरअंदाज होती भी है तो वो बहुत हल्के असर में या बहुत हल्के अंदाज में होती है, जो कि क्यूरेबल होती है। अब क्योंकि हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, बच्चों की तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं, अब फरहान अशरफी साहब की तरफ चलते हैं। और अलमुस्तफ़ा जो है बहुत सारे बच्चों के लिए, जैसे यतीम है, ऑर्फनेज होम आपने बनाया है, तो ये बताएं कि कितने बच्चे वहाँ रजिस्टर्ड हैं और किस तरीके से सारे बच्चों का पढ़ाई का, खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। अल मुस्तफ़ा के तहत हमारे कराची में एक इदारा है माई होम के नाम से, जो कि यतीम बच्चों के लिए बनाया गया है। वहाँ पे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 180 के करीब बच्चे रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। और उसका खाना पीना, रहना, तालीम, इलाज, मुआवजा सब अल मुस्तफ़ा का, आप लोगों के ताउन से अल मुस्तफ़ा कर रही है। बिल्कुल। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह 15 के करीब स्कूल्स हैं, वो बच्चों के प्राइमरी, प्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल तक हैं। तो वो औरंगी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल, इन एरियाज़ में अवेलेबल हैं। अगर आपके तवस्सुत से किसी को, किसी बच्चे को एडमिट कराना तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनका तालीम का सिलसिला जारी रह सकता है। अच्छा। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शोबों में तालीम भी हो गई है, मेडिकल भी हो गई। अल मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट में, तमाम शोबे में काम कर रही है। इस हवाले से सारी जो हम मिल के ठीक नाज़रीन, हम जान रहे हैं डॉक्टर नथुमल से बच्चों की डिजीज़ के हवाले से और मिस्टर फरहान अशरफी से अल मुस्तफ़ा जो फैसिलिटीज़ लोगों को दे रहे हैं इस हवाले से। आपके और हमारे दरमियान छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में और डॉक्टर नथुमल और मिस्टर फरहान अशरफी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बच्चों की डिजीज़ के हवाले से और अल मुस्तफ़ा की तमाम खिदमात के हवाले से जान रहे हैं। अब चूँकि बरसात का मौसम है, गर्मी का मौसम है और कुछ ही महीनों में इंशाल्लाह सर्दी का मौसम भी शुरू हो जाएगा और सर्दी के मौसम के हवाले से बच्चों में क्या कंप्लेंट्स होती हैं, क्या उन्हें मसाइल पैदा होते हैं, किन किन बीमारियों का शिकार होते हैं और हो सकते हैं, ये सब जानते हैं डॉक्टर नथुमल से। जी डॉक्टर साहब, बच्चे सर्दियों में किन कंप्लेंट के साथ आते हैं? अच्छा, सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों की वजह से जैसे एक जरासीम होते हैं जिसमें नाम होता है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वगैरह वगैरह, तो वायरस टाइप की चीज़ों के फैलने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। वायरल डिजीज़ की वजह से बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अक्सर सांस के मसले, सांस के मसले में 4-5 चीज़ें, जैसे किसी के कान में दर्द भी हो रहा है या कान बह रहा है, अच्छा। नाक बह रहा है या नाक बंद है, गले में दर्द है या गला खराब है, या टोंसिल है या फेरेंजाइटिस है, सीना जाम है, सीना जकड़ा हुआ है, खांसी हो रही है, इस सब चीज़ों को कहते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के इम्कान बढ़ जाते हैं उनकी, क्योंकि सर्दियों की वजह से मौसम की चेंजिंग होती है, वेदर चेंजिंग की वजह से, और वायरस को मौका मिल जाता है क्योंकि उसको ग्रोथ करने की ये एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड होता है, उसकी वजह से ये होता है। अच्छा। दूसरी बात, जो प्रॉब्लम्स इनका जो आता है वो आता है स्कूल्स की वजह से। एक बच्चे को जब वायरल नज़ला खांसी होता है, जब वो स्कूल जाता है तो डेफिनेटली वो स्कूल्स में, जैसे हम कंसल्टेंट क्लिनिक्स करते हैं, जब स्कूलों की छुट्टियां होती हैं तो हमारी ओपीडी कम हो जाती है, आधी हो जाती है, जब स्कूल आते हैं तो डबल हो जाती है। तो रीज़न ये है कि वायरल इन्फेक्शन फैलते हैं, फिर घर से लगे, माँ से लगे, बाप से लगे, स्टूडेंट से लगे, ट्यूशन से लगे, एक तो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम्स है उस पर भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है जिसको हम सफ़र करें पूरा एज ए नेशन, जिसको हमने पूरा साल 2021 से लेकर 22 तक सफ़र करें, जो कि मीजल्स है। अच्छा। खसरा ऐसी खतरनाक चीज़ है जिससे बच्चे मर जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में 10, 12, 15 पेशेंट एडमिट होते हैं तो 1-2 मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे आते हैं। हमारे पास बड़ा मिसनोमर वैसे अमूमन माएँ जो होती है वो घरेलू टोटके पहले यूज कर रही होती है, इस हवाले से थोड़ा घरेलू टोटके नहीं, एक्चुअली हमारा बिलीफ मिथ सिस्टम ये है कि अब खसरा हो गया, इसको बाहर नहीं निकालना है। भाई बाहर नहीं निकालना है तो क्या मतलब, क्योंकि पुराने, असल में प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि ये आज से 100 साल पहले पुरानी बात थी, जो सोचे चल रही है पुरानी। एग्जैक्टली, जब
जब क्या होता था, आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो लोगों को समझाने के लिए ये कहा गया कि बच्चा घर पे हो। क्यों घर पे हो? कि वो फैलाए ना। उसके पीछे लॉजिक ये नहीं कि बच्चा ठीक हो जाएगा, ये है कि बच्चे का दूसरों इलाज को ना लगे। मौजूद नहीं है, कम जी, से कम बाकी को तो ना फैले। जी, उसके जी, बाद घर पे रखने के पीछे रीजन ये था। मगर आज जमाना चेंज हो चुका है। आप अर्लियर टाइम में आओगे तो आपको मकसद ये कहने का, फिर बच्चा अगर टाइम पे ट्रीट आ हो जाता जाएगा है, ट्रीट आसानी हो से। जाता है, ठीक। प्रॉब्लम नहीं और होता है। सर्दियों में अमूमन ये भी होता है ना डॉक्टर साहब कि जो नमूनिया बहुत ज्यादा बच्चों में फैल रहा होता है। उसी पे है। जी, जो जी। जो मैंने कहा सीना जाम होना, जी, जी, जी। उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, अगर सीना जाम है, पसली चल रही है, सांस की रफ्तार तेज हो रही है, बच्चा ज्यादा लंबे सांस ले रहा है, ये सारी चीजों को, अलामतों को अगर इंग्लिश में अच्छा। नाम किया जाए तो उसको नमूनिया कहा जाता है। नमूनिया। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का ये ठीक, एक ठीक। जुज है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं मीजल्स की, क्योंकि और दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अगर किसी को अगर तोफ़ज़ात भी है कि गवर्नमेंट की वैक्सीन फलाना ढमकाना काम नहीं करती है, पर मैं यहाँ पे आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा आके हमें ये दिखा दे जिसको खसरा निकला है और उसको 2 वैक्सीन्स लगी हुए हैं और खसरा निकला हो, ऐसा अच्छा, नहीं है। अच्छा। हमारे पास जो भी पेशेंट एडमिटेड हुए हैं, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में, आज भी एडमिटेड है, वी हैव नेवर सीन ए सिंगल चाइल्ड, अच्छा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसको वैक्सीन लगी हुई हो और प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम वैक्सीन वाले यानी को वैक्सीन काम करती है डेफिनेटली। डेफिनेटली क्या 100% काम करती है। स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने पिछले नवंबर में एक 13 दिन की मुहिम चलाई थी, जो अच्छा। पीपीए एंड अदर प्रोग्राम्स के तहत चली थी। बहुत बड़ी मुहिम चली थी। इंस्पाइट ऑफ लोग, वही बात है जैसे इन्होंने बात किया हाजी हनीफ तैयब साहब, ये एक पॉजिटिव मोटिवेशनल पीपल्स हैं जो लोगों को ये कहते हैं कि वैक्सीन लगाओ, ये बिल्कुल, बचाओ है, बिल्कुल। और इस्लाम भी इस चीज की इजाजत देता है। इसमें कोई वो एहतियाती तदबीर तो जरूरी है। Exactly, जैसे पर कहते हैं ना, लोग- परहेज इलाज से बेहतर है। बेहतर है। पहले से हम अपनी प्रिकॉशंस कर लेंगे तो शायद हम उस बीमारी से बचेंगे। एग्जैक्टली जैसे हाजी साहब का इन्होंने जिक्र किया, हाजी साहब हमेशा अपनी हर स्पीच में ये बताते हैं कि आप वैक्सीन को लगाओ और वैक्सीन आपको बचाओ है। ये कोई अमेरिकन या खुदा न खास्ता किसी चीज या मुल्क की साजिश नहीं जी, है। जी, बिल्कुल। बच्चा आपका लगेगा तो आपके बच्चे को फायदा बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। तो ये इन्फेक्शन मीजल्स के लिए आज भी टाइम है। आप अपने बच्चों को जाओ, मीजल्स की वैक्सीन लगाओ। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम खासतौर बाकी नमूनिया की हद तक, बाकी सांस की हद तक तो चीज़ें मैनेज हो जाती है। जब जो कॉम्प्लिकेटेड मीजल्स जिसको कहते हैं हो जाते हैं, फिर वो हमारे बस में नहीं रहता है। यानी कॉम्प्लिकेटेड केस खराब हो जाता है, जो बच्चे की बच्चे में डेथ भी हो कॉम्प्लिकेशन सकती इतनी है। हो जाती है कि वो अगर ठीक भी हो जाता है तो भी 6 महीने तक बेचारा सफरिंग भुगतता रहता जी, है। जी, जी, जी। तो ये प्रॉब्लम्स यानी सर्दियों में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है बच्चों के लिए। तो जी, सब जी, एक बात मैं बीच में जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप ये भी वजाहत करें कि जी। हुकूमत इसमें वैक्सीन्स जो प्रोवाइड करती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, हुकूमत को भी फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। आप माज़रत के साथ, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि जो हुकूमत का पिछले कई सालों से रवैया, जो हुकूमत के जो मामलात हैं, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, जी। एक हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं चला सकते। आप इनके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल सेट के जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाए, चाहे सिविल की बात करें, जिना की बात करें या XYZ कोई भी, मैं आपको हर हॉस्पिटल में एक प्राइवेट NGO दिखाऊंगा जो वो हॉस्पिटल रन कर रही होती है, अपने प्राइवेट स्टाफ रखती है, डॉक्टर अपॉइंट करती है। मेरी नज़र में तो कितने सरकारी हॉस्पिटल हैं जिसमें सैकड़ों NGOs काम कर रही है। हुकूमत क्या देती है? हुकूमत तो अल्लाह माफ़ करे, अब हमारा खून रह गया, वो चूस ले, पता नहीं कब चूस लेगी। तो आप हुकूमत जो भी हमको वैक्सीन देती है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा होता है। Exactly. उनको भी बाहर से आ रहा होता है, ठीक, अपने जेब से नहीं आती। बल्कि मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े टेंडर होते हैं। जब उनको बाहर से कोई अमाउंट या कोई चीज़ आ रही होती है तो वो टोटली पास ऑन नहीं होती है। उसके पीछे क्या मामला है आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप सरकारी हॉस्पिटल में भी आई थिंक सो क्या। लेकिन चलिए वो तो तो हुकूमती वो- सतह पे जो नहीं, भी हो रहा हो, मुझे लेकिन ये- यहाँ आज पे ये- तो एक नहीं, इतना अच्छा मैसेज है ना कि मेरा- हर हाल में हमें वैक्सीन लगना लगवा चाहिए। जी, मेरा जी, कहने जी, का मैं इनकी बेहतरीन। बात में इजाफा कर जी, रहा जी, हूँ कि जी। इसमें कहीं मैं खास बात ये करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत 1% भी हमारा कोई तालीमी देख लें या मेडिकली देख लें, कोई किस्म का सपोर्ट नहीं है। 1% अगर जस्ट सपोज ये कोई हॉस्पिटल खोल के हुकूमत ने दिए हुए हैं तो वो हम प्राइवेट NGOs चला रहे हैं। अगर वो वैक्सीन दे रही है जो लगानी चाहिए, तो वो वैक्सीन कहाँ से आ रही है उनके पास? वो अपने जेब से थोड़ी दे रही है, सरकारी खजाने से थोड़ी दे रही है। वो तो हमें, उनको भी इंटरनेशनल NGOs से आ रही है। ठीक, ठीक, तो ठीक। अगर हुकूमत अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा मेडिकल, अच्छा बच्चों के लिए काम कर रही होती जी, तो जी। आज
हमें ज़रूरत नहीं होती, हम अल्लाह हमसे काम ले रहा है, अल्लाह लेता रहे, बेशक बेशक लेकिन इंशाल्लाह। हम बहुत अच्छे तरीके से और काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इस मौजू पर एक्चुअली तो ज़रूर हम हाँ तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर नथुमल ने जिस तरीके से बताया कि सर्दी के मौसम में बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा हो जाता है, और अगर उन बीमारियों को वक्त पे ट्रीट ना कराया जाए तो अल्लाह ना करे बच्चे की डेथ भी वाक़या हो सकती है। अच्छा, हम मिस्टर फरहान अशरफी से ये जान रहे थे कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी बहुत सारे शोबों में खिदमत कर रहा है, तो हम इस हवाले से भी जानते हैं, क्योंकि डिजीज़ के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम सेमिनार्स भी मुनक़िद किए जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कैंप्स लगाए जाते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के पूरे पाकिस्तान में, लेकिन खासकर कराची में बहुत ज़्यादा कैंप्स होते हैं जो अमूमन हर संडे को लगाए जाते हैं। इस बारे में हम डिटेल से जानते हैं फरहान अशरफी साहब हमारे से। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, दुनिया में जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कोई भी दिन मनाया जाता हो हेल्थ के हवाले से, तो वो दिन हमारे सेंटर में अवेयरनेस प्रोग्राम के तवस्सुत से बनाया जाता है। सही। हम उसके हवाले से एक अवेयरनेस सेमिनार रखते हैं या कोई प्रोग्राम रखते हैं, कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी रखते हैं जिससे अवेयरनेस हो। जी। साथ ही साथ वही बात आ गई कि हमारी हुकूमत की जो माशाल्लाह जो कारकर्दगी है आपके सामने, कि किसी भी शोबे में सिवाय ये कि वो अपनी जमा करने के शोबे में लगी हुई है, या वो टैक्सेस लगाने के शोबे में लगी हुई है, या तीसरे नंबर पे वो बिजनेस करने में लगी हुई है। सही। जो उनका काम फैसिलिटेशन देना है, जो उनका काम आवाम को अच्छे से अच्छे तरीके से खुराक, रिहाइश एंड हर चीज़ जो देनी चाहिए, जी जी। वो उस काम में पीछे है। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को ये एजाज़ हासिल है कि हम हर संडे हमारी कैंपिंग होती है और मुख्तलिफ इलाकों में होती है। अभी लेटेस्ट पिछले दिनों के इलेक्ट्रिक कराची का जो इदारा है, जी जी। उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 25 के करीब कैंप्स लगाए हैं। अच्छा और माशाल्लाह। उनकी कराची में जहाँ जहाँ IBCs हैं, एक रीजन होता है, उसके नीचे IBC होती है, अच्छा। हर इलाके की IBC होती है। उस IBC में जो एक पुअर नीडी इलाका है, उसमें उनके साथ मिलके हमने कैंपिंग की। सही। साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह वही बात के जो काम हुकूमत के वो हमारी फोर्सेस कर रही है, सही हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो सिंध रेंजर्स के साथ मिलके, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के साथ मिलके, क्योंकि हालात जैसे भी होते हैं, जैसे आजकल बारिश का आप देख रहे सीजन है, हैं, सबसे बारिश पहले का हमारी सफाई, आर्मी और रेंजर्स आई हुई आर्मी होती और है। रेंजर्स बिल्कुल ही ऐसा रोडों ही पे है। थी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। नेवी ने कितना काम किया, नेवी की 388 जो मुख्तलिफ जो लोगों ने इसमें लोगों की हेल्प की है, उन्हें पानी से निकाला है, उनको बिल्कुल। खुराक मुहैया की है। तो हमारी फोर्सेस जहाँ हमारे वतन की हिफाजत करती है, वो साथ साथ हमारे वो हमारी मुल्क भी, के अंदर हमारे भी साथ हमारी लगी हुई मुश्किल है। वक्त में खड़ी होती तो है हम साथ। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपिंग वक्तन फ़वक्तन, जहाँ वो इलाका बताते हैं, निशानदेही करते हैं कि फला, जैसे कट्टी पारी, और वो इलाके में मैं कभी गया नहीं, लेकिन जब कैंप लगा तो जाना पड़ा। तो बिल्कुल। देखा वाकई ऐसे लोग होते बेचारे कि इनको मतलब समझ ही नहीं है। तो इस तरह की कैंपिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी हर वीक लगाती है, और वीक डेज में भी लगाती है। और आपके तवस्सुत से, इस प्रोग्राम से, आप लोगों के ताउन से अल मुस्तफ़ा ये प्रोग्राम इस तरह की कैंपिंग करती रहेगी। और आपके नज़र में कोई इस तरह के इलाके हों तो आप निशानदेही करें, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपके इलाके में जहां आप निशानदेही करेंगे, उसकी एक हमारी टीम जाके पहले चेक करती है कि कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से हम वहाँ मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। तो आप लोग हमारे से उस हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा फरहान अशरफी साहब, जिस तरीके से आपने अभी ये सारी फैसिलिटीज़ का बताया, जब कोविड का ज़माना ज़्यादा चल रहा था उस वक्त अल मुस्तफ़ा ने लोगों की बड़ी हेल्प की है, खाने पीने के हवाले से और इलाज के हवाले से, उस बारे में भी थोड़ा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारा हॉस्पिटल उस वक्त भी रन रखा था। अलबत्ता छोटे क्लिनिक्स जो हमारे कराची में 15 के करीब है वो हमने बंद किए थे। अच्छा। लेकिन जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो हमने हर जोन में अपना ऑन रखा था, और वहाँ पे जो जो ज़रूरियात, जो जो चीज़ें हमसे हो सकती थी वो हमने की हैं। ख़ास तौर पे राशन की तकसीम भी हमने की है। राशन के साथ साथ हमने खाना पका हुआ भी बांटा है। साथ साथ हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस है वो इसमें बहुत काम आई कि पेशेंट्स को इधर से उधर मूव करने के लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जो एम्बुलेंस सर्विस है उसने बहुत काम अंजाम दिया। और जो अमवात हुई उसमें हमारी अल मुस्तफ़ा की जो मैयत बस सर्विस है उससे हमने यूटिलाइज़ किया, और आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट मैयत बस मतलब कि इनको दी, ताकि वो अपने क्या कहते हैं मुर्दा जो भी इंसान है उनको दफना सके। अच्छा। तो ये सर्विस भी मैयत बस सर्विस के ज़रिए से हमने अंजाम दी। तो मतलब कोविड के दिनों में भी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का काम बढ़ गया था। बाज़ाहिर तो मार्केटें और सारी चीज़ें ऑफ हो गई थी, लेकिन हमारे पास काम का लोड डबल हो गया था। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमने काम किया, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे
तो करते रहेंगे इंशाल्लाह। बेशक बेशक। थैंक यू। नाज़रीन करम, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला नेकी के कामों के लिए मुंतखब कर लेता है, क्योंकि हम लोग जब कोविड के ज़माने में थे तो हम खासकर एक जुमला सुना करते थे कि फ्रंट लाइन हीरोज़, उसमें कौन थे? डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, इसके अलावा एनजीओज़ के लोग थे। हर वो शख्स जो अपनी हिफाजत करता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपने वतन की हिफाजत करता है और अपने लिए, अपने वतन की कामयाबी के लिए हर दम कोशा रहता है, तो वो फ्रंट लाइन हीरोज़ में आता है। चाहे वो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, हमारे जो है मेडिकल के लोग हैं, या किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले, हर वो शख्स जो अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखता है, वो फ्रंट लाइन हीरोज़ में आता है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम की तरफ है, अब अपने दोनों गेस्ट से हम एक छोटा छोटा मैसेज ले लेते हैं और फिर हमें इजाज़त दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के माहौल के हवाले से कि बच्चों को बीमारियों से किस तरह बचाना है? बस वही चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, जी, जिसमें एटलीस्ट वो चीज़ें जो इजीली अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, रीचेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो उसको एटलीस्ट जिसकी वैक्सीनेशन की बात की जाए वो लाजमी कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो वैक्सीन वगैरह सब टाइम से लगवाएं। नंबर 2, जो भी आपके जो ग़िज़ाई जो चीज़ें हैं उस पे करें। बच्चों को जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, इलनेसेस होते हैं, तो उस मिथ से निकल आएँ। अब आप कराची में बैठे हैं, खुदा न खास्ता आपके हर गली में कोई ना कोई डॉक्टर जी अवेलेबल जी है, जी जी। तो एटलीस्ट आप उसके साथ थोड़ा, भले भले कोई कुछ आपको वो डॉक्टर कहे कुछ भी नहीं है, फिर भी एटलीस्ट आप कराची में बैठे हुए हैं, किसी जंग जड़ में तो बैठे नहीं है एटलीस्ट। और खुदा न खास्ता जो एक बात हमने और भी देखी है, यहाँ पे जो कराची के लोग हैं, बज़ाहिर तो हम ये समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पीपल्स कराची के हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। सही सही। ठीक है, एजुकेटेड तो है, पर एजुकेटेड, पढ़े लिखे और क्वालिफाइड में जैसे फर्क होता है ना, जी जी तो जी। दे डोंट नो के कहाँ पे जाना है। ठीक है, बस हर वो पर चीज़ करनी है, जैसे बच्चों को वैक्सीनेशन भी करानी है, मौसम के वजह से एहतियात भी करनी है और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए हर मौसम के फल, फ्रूट, सब्जियां सब खिलाने ताकि Exactly. बच्चा सेहतमंद है। ठीक है, फरहाना शरीफी साहब, एक छोटा सा मैसेज मेरा आपकी तो तरफ सिर्फ से। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जी जी। आप जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे मेरी सब ये दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ ये ताउन करें कि हमारे आज के जो प्रोग्राम में जितनी एक्टिविटीज़ का जिक्र किया गया और जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल मुस्तफ़ा के तहत मेडिकल और एजुकेशन की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, तो आप ये हमारा पैगाम जहाँ तक हो सके पहुँचाएं ताकि नीडी और पुअर लोगों की मदद हो सके। बिल्कुल। बस ये आपका ताउन हमें दरकार होगा। ठीक है Thank you. नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे डॉक्टर नथुमल और मिस्टर फरहाना शरीफी, जिन्होंने दोनों ने बड़ी मालूमाती बातें की हैं। यकीनी तौर पे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।